फ्रेश एक्टिव जेल, एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। 9 जून को केंद्र में नई सरकार शपथ ले सकती है। इस बीच मध्य प्रदेश से 5 जबकि छत्तीसगढ़ से 3 नामों पर चर्चा तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि इनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। एमपी छत्तीसगढ़ से कौन से वो चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल की रेस पे हैं, आइए जानते हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इसके साथ ही वो इतिहास रचेंगे। इस बीच एमपी और छत्तीसगढ़ के चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिलने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कहा यह जा रहा है शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीडी शर्मा केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा से 8,21,408 वोटों से जीत दर्ज की है। वो पहले भी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। इससे पहले वो 4 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना सीट से 5,40,929 वोटों से जीत दर्ज की है। राज्यसभा सांसद बनने के बाद मोदी सरकार में वो केंद्रीय मंत्री थे। कहा यह जा रहा है कि एमपी से महिला सांसदों को भी केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल सकती है। हिमाद्री सिंह, संध्या राय और सावित्री ठाकुर के नाम पर चर्चा चल रही है। हिमाद्री सिंह ने शहडोल से कांग्रेस प्रत्याशी फुंदेलाल मार्को को 3,97,340 वोटों से मात दी। वो लगातार दूसरी बार की सांसद हैं और इसके अलावा हिमाद्री आदिवासी वर्ग से आती हैं। जबकि सावित्री ठाकुर ने धार से चुनाव 2,18,665 वोटों से जीत हासिल की है। धार से ये उनकी लगातार दूसरी जीत है। सावित्री ठाकुर भी आदिवासी वर्ग से आती हैं। संध्या राय ने भिंड लोकसभा सीट से कांग्रेस के दिग्गज फूल सिंह बरैया को मात दी। संध्या राय ने चुनाव 64,840 वोटों से जीता है। संध्या राय लगातार दूसरी बार सांसद बनी हैं और वो दलित वर्ग से आती हैं। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में एमपी से 5 मंत्री थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और वीरेंद्र खटीक। नरेंद्र सिंह तोमर अब विधानसभा के स्पीकर हैं, जबकि प्रहलाद पटेल सूबे में मंत्री। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि 3 नाम हैं, लेकिन किसी एक को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। रेस में सबसे आगे ब्रजमोहन अग्रवाल का नाम चल रहा है। ब्रजमोहन अग्रवाल ने रायपुर लोकसभा सीट से 5,75,000 वोट से जीत दर्ज की है। वो लगातार 8 बार विधायक चुने जा चुके हैं और बीजेपी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। जबकि विजय बघेल ने दुर्ग लोकसभा सीट से 4,38,226 वोट से जीत दर्ज की है। वो लगातार दूसरी बार सांसद बने हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के रिश्तेदार हैं और उनको बघेल के प्रतिद्वंदी के तौर पर बीजेपी ने प्रोजेक्ट भी किया है। जबकि तीसरा नाम संतोष पांडे का है। संतोष पांडे ने राजनांदगांव से 44,411 वोट से जीत हासिल की है। संतोष पांडे लगातार दूसरी बार सांसद बने हैं और माना ये जा रहा है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल को मात देने के लिए उनको मंत्री पद का पुरस्कार मिल सकता है। हालांकि कयास है, लेकिन किस चेहरे को मोदी कैबिनेट में शामिल किया जाता है ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किन नामों को लेकर हलचल है? जो नाम दिल्ली पहुंच चुके हैं लेकिन नई सरकार में शामिल हो सकते हैं, वो रिपोर्ट आपने देखी है। खास सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। भोपाल से वासु चौरे मेरे साथ जुड़ गए हैं, रायपुर से आकाश शुक्ला। पहले चलते हैं रायपुर। आकाश, आप वहां बताएं, छत्तीसगढ़ में ब्रजमोहन अग्रवाल को लेकर किस तरह की वहां पर हलचलें तेज हैं और क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रजमोहन अग्रवाल का नाम चर्चाओं में तो है लेकिन कोई नाम सरप्राइजिंगली आगे आ सकता है? देखिए, छत्तीसगढ़ में 11 सीट थी और यहाँ पर 10 सीटों में बीजेपी ने जीत हासिल की है। इसके साथ ही मंत्री पद पर चर्चा लगातार हो रहा है। केंद्र में अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो जब भी बीजेपी की सरकार केंद्र में रही है तो यहाँ से एक राज्य मंत्री
हमेशा से आते रहे हैं। ऐसे में इस बार भी जब 2024 में एनडीए की सरकार बन रही है तो छत्तीसगढ़ से भी मंत्री पद को लेकर चर्चा है। ऐसे में जो नाम आज सामने आ रहे हैं वो बृजमोहन अग्रवाल का भी है। यहाँ पर बृजमोहन अग्रवाल शिक्षा मंत्री वर्तमान में है। वहीं सबसे बड़ी जीत छत्तीसगढ़ में हासिल की है, 5.5 लाख से अधिक मतों से जीते हैं। लगातार विधायक रहे, मंत्री रहे और एक अजय नेता माने जाते रहे। तो ऐसे में बड़ा नाम एक चर्चा में चल रहा है कि बन सकते हैं। दूसरा, विजय बघेल का नाम सामने आ रहे हैं। दूसरी बार दुर्ग लोकसभा से वो जीते हैं। पाटन लोकसभा से पिछली बार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ मैदान में थे, बड़ी चुनौती दी थी। उसके बाद वो संसदीय लड़े, इसके बाद बड़े मतों से जीते हैं। छत्तीसगढ़ में दूसरा नंबर रहा है जो सबसे भारी मतों से विजय बघेल जीते हैं। ओबीसी के बड़े चेहरे हैं, उनका नाम भी कहा जा रहा है कि वो भी बन सकते हैं अगर छत्तीसगढ़ में मंत्री पद मिला तो। वहीं राजनांदगांव से संतोष पांडे का नाम सामने आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हराए हैं, दूसरी बार वो दिल्ली पहुंच रहे हैं संसद बन के। अच्छे राजनेता माने जाते हैं, वहीं संघ के बीच में भी अच्छी पकड़ माने जाते हैं। तो ऐसे छत्तीसगढ़ में 3 नाम जो है वो चर्चाओं में है। हालांकि जो संगठन से हमने बात की तो संगठन का कहना है कि ये जो विशेषाधिकार है वो केंद्र का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। बिल्कुल, और फैसला होगा आगे वो इतिहास को भी याद रखना जरूरी हो जाएगा। यहाँ पर आकाश, बृजमोहन अग्रवाल भले ही 6.25 लाख वोट से जीतकर दिल्ली पहुंच रहे हों, लेकिन इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने हैं जो केंद्र के साथ और उनकी तारतम्यता में थोड़ा सा कहीं ना कहीं खलल डालते ही हैं। लेकिन कल क्या हो ये कोई भी कुछ नहीं कह सकता है पूरे श्योरिटी के साथ। अब चलते हैं भोपाल। वासु, जरा वहां बताएं सियासी गलियारों में क्या हलचल है वहां। बिल्कुल, देखिए एक चीज़ समझना बेहद ज़रूरी है कि जिस तरह से एनडीए को जीत मिली या बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो बहुत कड़ा मुकाबला पूरे देश में था, लेकिन मध्य प्रदेश ने बीजेपी की जीत में, एनडीए की जीत में सबसे बड़ी भूमिका कहीं ना कहीं निभाई है, क्योंकि यहाँ पर 29 की 29 सीटों पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। बीजेपी को यहाँ पे पूरी सीटें मिली और कई दिग्गज यहाँ से चुनावी मैदान में थे जो अब प्रबल दावेदार हैं कि केंद्र में उन्हें कोई बड़ी भूमिका, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सबसे ज्यादा चर्चा में नाम जो है भोपाल से लेकर दिल्ली तक वो है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का, माफ कीजिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, जिन्होंने विदिशा से बड़ी जीत दर्ज की है और जो जीत का मार्जिन है वो देश में जो सबसे बड़ी जीत है उसमें वो काउंट हो रहा है। दूसरा नाम अगर आप यहां लेते हैं तो वीडी शर्मा का नाम सामने आता है, क्योंकि लगातार दूसरी बार वो चुनाव भी जीते और जिस तरह से उनकी अगुवाई में पहले विधानसभा चुनाव और अब लोकसभा के चुनावों में बीजेपी को सफलता मिली। तीसरा नाम आता है फग्गन सिंह कुलस्ते का, जो मौजूदा केंद्रीय मंत्री भी हैं और मंडला से अब लगातार कई बार के सांसद भी हो चुके हैं। चौथा नाम टीकमगढ़ से वीरेंद्र खटीक का आता है, जो केंद्रीय मंत्री अभी भी हैं और क्या उन्हें बीजेपी अब एक बार फिर से मौका देगी, केंद्र में उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। ये बड़े चेहरे हैं जिनको लेकर लगातार जो चर्चाओं का बाजार है, चर्चाओं का दौर है, वो अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनकी विधानसभा के चुनाव में भी जो पार्टी को बहुमत मिला उसमें एक बड़ी भूमिका मानी जा रही थी, और इस चुनाव में भी मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा जरूर है कि लाडली बहना का जो फैक्टर है वो रहा है, तो शिवराज का कद केंद्र में बढ़ सकता है। जी बहुत शुक्रिया वासु और आकाश, आप दोनों का ही इस बातचीत के लिए। तो नजर रहेगी हमारी आप लोगों के जरिए कि किस तरह से यहां पर हलचलें बन रही हैं और मुकम्मल कब तक होती है तस्वीर। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। एमपी में कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई, तो वहीं छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक सीट पर कब्जा कर पाई। अब कांग्रेस के अंदर ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं। कौन कौन मुखर है, रिपोर्ट में देखिए। देश में इंडिया अलायंस ने भले ही 2019 के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन एमपी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का प्रदर्शन निराश करने वाला रहा। एमपी में बीजेपी की आंधी ऐसी चली कि बड़े बड़े सियासत के सूरमा जमीन पर औंधे मुंह पड़े मिले। कमलनाथ न तो छिंदवाड़ा का गढ़ पर जा पाए और न ही दिग्विजय सिंह अपना राजगढ़ का किला। आलम ये रहा कि एमपी में कांग्रेस सभी 29 सीट हार गई। हार के बाद प्रदेश कांग्रेस में हुए बदलाव पर बीजेपी ने निशाना साधा। कल तक कांग्रेस के साथ रहे अजय यादव ने जीतू पटवारी और उमंग सिंघार के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए। मध्य प्रदेश में माहौल पूरी तरह एक तरफा था। जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के इतिहास के सबसे असफल अध्यक्ष सिद्ध हो गए। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह अपनी स्वयं की सीटें नहीं बचा पाए। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी का दावा था कि कांग्रेस पार्टी ताला लगने की स्थिति में, वही परिणाम दिखा रहे हैं। उधर कांग्रेस ने दोनों का बचाव किया और दावा किया कि आने वाले वक्त में दोनों के नेतृत्व का असर दिखाई देगा।
इसको लेकर जीतू पटवारी जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, सब कुछ की जिम्मेदारी उन्होंने खुद ली है। और आगे संगठन भी हमारा आपने देखा होगा 3-4 महीने पहले ही जीतू पटवारी जी अध्यक्ष बने हैं। आगे और दुरुस्त करने की ज़रूरत है, बिल्कुल मानते हैं। और मध्य प्रदेश की जनता भी अब ये रिजल्ट को देख के समझ रही है कि कहीं ना कहीं उससे भी थोड़ी गलती हुई होगी। और आगे जब आप देखेंगे तो एक ज़बरदस्त जनता का जो रुझान है वो कांग्रेस के पक्ष में आएगा। विरोध के स्वर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी उठने लगे हैं। यहाँ पर 2019 के मुकाबले कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान उठाना पड़ा, यानी कांग्रेस केवल 1 सीट पर कब्जा कर पाई। कांग्रेस की हार को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल उठाया और जातिगत आधार पर टिकट बांटने के फॉर्मूले को फेल करार दिया। पार्टी को लोगों की काम की समीक्षा पर भी समीक्षा भी होनी चाहिए। समीक्षा के आधार पर जो पाए जाते हैं कि हाँ भाई कहाँ सक्रियता है, कहाँ निष्क्रियता है, इन तमाम सारी चीज़ों को देकर संगठन को और मजबूत बनाया जा सके, कैसे पैनापन ला सके, कैसे ज़्यादा अधिक सक्रिय लोगों की भागीदारी हम लोग सुनिश्चित कर सके। कई लोग, बहुत लोग पार्टी छोड़ करके भी गए हैं जो संगठन के पदाधिकारी भी थे। तो इन परिस्थितियों में संगठन में बदलाव तो स्वाभाविक है। कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में दोनों ही राज्यों में झटका लगा था। एमपी में प्रदेश अध्यक्ष बदला गया था। छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले प्रदेश अध्यक्ष बदले गए थे, प्रदेश प्रभारी भी बदले गए थे, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हो पाया। अब तो कांग्रेस के नेता भी सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इससे बातचीत करने के लिए हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोपाल से वासु और रायपुर से ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, कहा भी जाता है जब सब कुछ अच्छा होता है, रिजल्ट अच्छे आते हैं, तो फिर मेहनत कैसे की गई, कितनी कम पढ़ाई की गई, इस पर कोई चर्चा नहीं करता है। लेकिन जब परिणाम खराब आता है तो फिर घंटे भी गिनती किए जाते हैं और तमाम चीजों का भी ध्यान रखा जाता है। कुछ छत्तीसगढ़ कांग्रेस में ऐसा ही दिखाई दे रहा है। देखिए, वैसे भी ये कहा जाता है कि सुख के सब साथी दुख में न कोई। अगर मान लीजिए परिणाम उल्टे आते तो श्रेय लेने की होड़ मच जाती। जो लड़ रहे हैं वो भी श्रेय लेने की कोशिश करते, जो संगठन में पदाधिकारी हैं वो भी श्रेय लेने की कोशिश करते, पीछे रह जाता कार्यकर्ता। हालांकि कार्यकर्ता को एक धन्यवाद दे दिया जाता। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, अब नतीजे फिर उसी तरह से आए हैं और जो बची कुछ पिछली बार 2 सीटें थी उसमें से 1 सीट भी कांग्रेस खो चुकी है, यानी कि सिर्फ 1 सीट जो है वो कांग्रेस के हाथ में लगी। और जाहिर तौर पर अगर हम बात करें तो पूरी कांग्रेस पार्टी में सन्नाटा पसरा हुआ है। पीसीसी चीफ जो है दीपक बैज पिछले 2 दिनों से कोई बयान नहीं दे रहे हैं। बयान लेने के लिए अगर उनको जाओ तो वो मिलने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो तमाम जो प्रत्याशी हैं उनमें से भी ज्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि उनका सीधा सामना जो है वो मीडिया से ना हो। दूसरी तरफ अगर बात करें तो पार्टी के भीतर भी एक तरह से कहें कि एक घमासान भी मचा हुआ है, एक अलग तरह का सन्नाटा पसरा हुआ है और सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि इसके लिए कारण क्या बताया जाए। देखिए, विधानसभा में जब हार हुई थी, करारी हार हुई थी, उसके बाद बहुत सारे कारण भी गिनाए गए थे। ईवीएम को भी दोष दिया गया था, लेकिन लोकसभा को लेकर ये दावे किए गए थे कि 5 से 6 सीटें जो है वो कांग्रेस लेके आएगी। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो 2 सीटों में से भी 1 सीट जो है वो कांग्रेस हार गई। तो सवाल इस बात को लेकर है कि क्या देर से कांग्रेस जागी। ऐसे समय में अगर हम बात करें तो केंद्र के अगर दिल्ली के लेवल पे अगर हम बात करें तो कांग्रेस का जो है पूरे देश के लेवल पे बेहतर प्रदर्शन रहा और ऐसे में छत्तीसगढ़ में वो कुछ भी नहीं कर पाई है, तमाम दावों के बाद में भी। और ऐसे समय जब ये भी दावे किए जा रहे थे कि पिछली सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं और उसका प्रतिफल जो है वो विधानसभा में नहीं मिला तो लोकसभा में मिलेगा, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं आया। ना आदिवासी साथ आए, ना दूसरे अगर हम बात करें तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर ओबीसी बाहुल्य सीटें हैं। ताम्रध्वज साहू को टिकट इसीलिए दी गई थी कि वो साहू समाज से आते हैं। महासमुंद जो लोकसभा है वहां पर पूरा साहू समाज जो है उसका एक वो जो लोकसभा सीट है वहां पर पूरा साहू समाज भरा हुआ है, ओबीसी सीट मानी जाती है। लेकिन उसके बाद भी उनकी बुरी तरह से हार हुई। शिव डहरिया को जांजगीर चांपा से दिया गया था। जांजगीर का जो पूरा इलाका है अगर हम बात करें तो वहां पर विधानसभा में कांग्रेस की बहुत की ज्यादा सीटें हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो है वो वहां पर भी जातिगत समीकरण को ध्यान में रखा गया था, लेकिन वहां पर भी करारी हार हुई है। हालांकि सरगुजा की अगर हम बात करें तो विधानसभा में पूरी तरह से सुपड़ा साफ था, लेकिन लोकसभा में भी अगर बात करें तो हालांकि 50,000 के करीब ही वोट का अंतर रहा, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो कांग्रेस को मंथन की जरूरत है। लेकिन मंथन करे कौन? जो सचिन पायलट है उनका यहाँ पर आना एक तरह से कहें कि एक गेस्ट के तौर पे वो आते हैं पीसीसी। बिल्कुल, मंथन करे कौन, बड़ी बात आपने कही, क्योंकि हर कोई एक दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ने की यहाँ पर फिराक में दिखाई दे रहा है। भोपाल चलते हैं, वासु जुड़े हुए हैं। वासु, हमने यहाँ पर देखा जीतू पटवारी ने हार की जिम्मेदारी भी ली और एमपी कांग्रेस में सर्जरी की प्रक्रिया भी शुरू हो गई।
अब बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात, ये 3 राज्यों के जो परिणाम आए उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, क्योंकि इन्हीं 3 राज्यों के कारण केंद्र में एक जो फिगर अलग हो सकता था, स्थिति अलग हो सकती थी, वो नहीं बन पाई। कांग्रेस के नेताओं से जब हमने चर्चा की तो उनके काश में कसक भी छुपी हुई थी। उनका ये कहना था कि काश मध्य प्रदेश में कुछ अच्छा हो जाता, कुछ बेहतर हो जाता तो शायद स्थिति और चीजें जो है वो दूसरी होती। लेकिन अभी फिलहाल बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने मंथन का दौर जरूर शुरू कर दिया है। एक और सर्जरी शुरू हो गई है, यूथ कांग्रेस से सर्जरी जो होती हुई नजर आ रही है। 10 तारीख को यूथ कांग्रेस की सबसे पहले बैठक बुलाई गई है। जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनसे ये कहा गया है कि जब कांग्रेस कार्यालय आएंगे भोपाल में तो रिकॉर्ड लेकर आए कि क्या काम किया, वहां पे उसकी फोटो, तस्वीर, रिपोर्ट लेकर आए, ताकि आपको आगे हम महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दे सकें, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर अब जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। इस तरीके की बातें जो है कांग्रेस के अंदर से निकलकर सामने आने लगी है। कांग्रेस में दूसरी ओर एक बड़े नेताओं का जो धड़ा है वो मुखर होता हुआ भी नजर आ रहा है। कई तरीके से जो बयान है वो नेताओं के अब सामने आने लगे हैं कि समीक्षा की जानी चाहिए थी। अगर पहले बेहतर समीक्षा होती तो हो सकता था कि ये परिणाम बदल जाते, और अगर अभी भी आगे कांग्रेस को कुछ बेहतर करना है तो वहां पर भी समीक्षा की बड़े पैमाने पर जरूरत है, ब्लॉक स्तर से लेके भोपाल तक। लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, और इसके बाद कांग्रेस में कितना निखार आएगा, ये तो देखना भी होगा। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी बात जो संकेत साफ तौर